मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय रामपुर भीकनपुरा में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज मीडिया को संबोधित करते हुए देखे बिहार हर पल न्यूज की रिपोर्ट। यात्रा को आज करीब 11.5 महीने हो गए। इस 11.5 महीनों के दौरान हम लोग पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर में अभी हैं। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आपके जिले मुजफ्फरपुर में हूँ और अभी आने वाले 10-15 दिन, 2 हफ्ते से ज़्यादा और यहाँ रहूँगा। यहाँ पर गांव-गांव चल रहे हैं। इस पूरे 11.5 महीने में करीब 3600-3700 गांव हम लोग चल कर गए हैं। वहाँ सिर्फ पदयात्रा नहीं की है, वहाँ समय बिताया है, लोगों से मिले हैं, वहाँ की समस्याओं को अपनी आँख से देखा है, लोगों से बातचीत करी है। प्रयास ये है कि जहाँ पर भी पैदल गए वहाँ और उसके इर्द गिर्द हर पंचायत की वहाँ की स्थानीय समस्याओं को बिल्कुल नज़दीक से जाकर देखा जाए, समझा जाए, उसका एक पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। और साथ ही इस पदयात्रा का जो 2 मूल उद्देश्य है कि हर पंचायत के विकास के लिए एक पंचायत विशेष की योजना बनाई जाए जो वहाँ की समस्याओं और वहाँ की संभावनाओं पर आधारित है। विशेष करके हर पंचायत में बच्चों की शिक्षा, कृषि को आमदनी का जरिया कैसे बनाया जाए और हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, इसकी एक ब्लूप्रिंट, इसका एक खाका, इसकी एक योजना बना रहे हैं। दूसरा जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि जब हम लोग गांव देहात पंचायत में घूम रहे हैं तो हर गांव, हर ब्लॉक, हर प्रखंड से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, समझाया जाए, उनको निकाला जाए जो बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। नई राजनीतिक व्यवस्था का मतलब ये है कि जो यहाँ के लोगों की सोच है कि विकल्प के अभाव में लोगों को एक और भाजपा और एक और महागठबंधन, इन्हीं 2 में से किसी का चुनाव करना पड़ता है, तो वो एक नया विकल्प बने। इसके लिए हर वो व्यक्ति जो नया विकल्प बनाना चाहता है उसको साथ में लिया जाए और उसके साथ इस सोच को लेकर एक नया राजनीतिक सामाजिक संगठन बनाया जाए। पदयात्रा के दौरान ये प्रयास किया जा रहा है। जब पदयात्रा हमने शुरू करी थी तो अनुमान था कि हर प्रखंड से 20 ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा जो कि एक नया विकल्प, नया दल, नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। अभी की जो संख्या है करीब हर प्रखंड से 2 से 2500 लोग अभी तक की पदयात्रा के दौरान हर प्रखंड से 2 से 2500 लोग जनसुराज के संस्थापक सदस्य के तौर पर जुड़ रहे हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने हम लोगों से संपर्क किया या हम लोगों ने उनसे संपर्क किया। इसमें हर तरह के लोग हैं, सामान्य जनता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पहले से राजनीति में सक्रिय लोग हैं, अलग अलग दलों के ऐसे लोग हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय थे, आज शिथिल पड़े हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं राजनीति में, लेकिन उनकी रुचि है बिहार को सुधारने के लिए, वो कुछ करना चाहते हैं। सभी तरह के लोगों को साथ में लेकर एक अभी तक की जो संख्या निकली है करीब 125 ब्लॉक हम प्रखंड हम लोग कर चुके। हर प्रखंड से 2000-2500 का नंबर ये है जो कि जनसुराज का संस्थापक सदस्य बन रहा है। जो पूरी परिकल्पना है कि जब ये पूरे बिहार में पदयात्रा हो जाए तो जो मैंने आपको बताया, शुरुआती सोच ये थी कि हर प्रखंड से 20 आदमी आएगा तो कम से कम 10,000 लोगों के साथ अगर दल बनाना है तो ये 10,000 लोग मिलकर दल बनाएंगे। लेकिन अभी की जो संख्या है इसके हिसाब से संख्या 10 लाख तक पहुंच सकती है अगर यही संख्या बनी रही तो अपना प्रयास ये है कि इतने लोगों को पहले जोड़ा जाए और तब सब लोगों के साथ बैठकर अगर दल बनाने की बात होती है तो हर दल को, हर व्यक्ति के विचार पे सबको साथ में लेकर एक दल बनाया जाए। मैं इस बार को जोर देकर बताना चाहता हूं कि जो भी दल बनेगा वो दल कोई प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक जाति विशेष का नहीं होगा, किसी परिवार का नहीं होगा, उन सारे लोगों का होगा जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे। इस पूरी परिकल्पना में अंतर यही है। कई लोगों को लगता है कि भैया दल क्यों नहीं बनाए हैं, या अगर आप जो कर रहे हैं दल तो बनना ही है कि नहीं बनना है। ऐसी बात नहीं, दल तो बनना ही है, लेकिन दल प्रशांत किशोर को नहीं बनाना है। दल उन लोगों को बनाना है जो कि एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका उसके नेता की नहीं है, उसके सूत्रधार की है। हमारा काम ये है
कि हर प्रखंड, पंचायत, गांव, शहर से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो एक नया दल बनाना चाहते हैं, और उनको बनाने में, अपने आप को संगठित करने में, आगे चुनाव लड़ने में जो मदद मैं पहले दलों की करता था, नेताओं की करता था, अब लोगों की कर रहा हूँ। मोटे तौर पर ये जो अभी जनसुराज की परिकल्पना है, उसके तहत मैंने आपको ये बात बताई। इसके अलावा जो यात्रा के दौरान जो अनुभव रहे, विकास को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लोगों की अपेक्षाओं के आधार पे, उस पर आप जो सवाल चाहें वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत इंडिया की मीटिंग में ना नीतीश कुमार गए ना नमन सिंह गए, जदयू को क्या विपक्ष का तो दिलचस्पी नहीं? मेरे भाई देखिए, जब से इंडिया का गठबंधन बना है और उससे पहले जब बिहार में महागठबंधन बना, तब के मेरे बयान आप निकाल कर देखें। तब से मैं कह रहा हूं कि बिहार में पत्रकारों को अगर छोड़ दें और कुछ राजनीतिक व्यक्तियों को छोड़ दें, तो नीतीश कुमार की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका के बारे में कोई बहुत सरगर्मी में देखता नहीं। जो बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया है, यह विशुद्ध तौर पर बिहार के लिए ये प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई सोच के तहत बिहार में महागठबंधन बनाया गया। बिहार में महागठबंधन इसलिए बनाया नीतीश कुमार ने कि उनको इस बात का कहीं न कहीं इल्म था कि 24 में अगर लोकसभा में भाजपा जीत कर आएगी तो मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाएगी, और अपना मुख्य, क्योंकि वो बड़े दल थे, तो उस अपनी कुर्सी 25 तक बची रहे, इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़कर महागठबंधन बना लिया। जहां तक इंडिया का सवाल है, इसको लेकर भी जब भी पत्रकार बंधु सवाल मेरे से पूछते हैं तो मैं ये बताता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के तहत विपक्ष का साथ में आना लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। विपक्ष अगर साथ में आए, विपक्ष मजबूत हो, तो कई महीनों में भी उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन दलों के और नेताओं के साथ में आ जाने से ये जरूरी नहीं है कि जनता साथ में आ जाए। अगर आपके पास कोई नैरेटिव नहीं है, आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, आपके पास आगे चलने का कोई रास्ता नहीं है, तो सिर्फ दलों के साथ में बैठ जाने से, दलों के नेताओं के साथ में बैठ जाने से, उनके चाय पीने से, नाश्ता करने से और प्रेस वार्ता करने से जमीन पर कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरी बात इंडिया को लेकर मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआती दिन है। सबसे आसान काम है नेताओं का एक साथ बैठना, महत्वपूर्ण है लेकिन ये आसान काम। जब सीट शेयरिंग की बात होगी, जब मुद्दे की बात होगी, तब आपको समझ में आएगा। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है और इंडिया में उनकी भागीदारी का सवाल है, तो बिल्कुल इसको ऑन रिकॉर्ड आप लिख लीजिए। 3 जो इंडिया की बैठक हुई, पहली बैठक पटना में हुई। नीतीश कुमार की ऐसी अपेक्षा थी कि वो इसके सूत्रधार के तौर पर उभरेंगे, इसके संयोजक बना दिए जाएंगे, तो पटना में तो वो हुआ नहीं। फिर नीतीश जी की आशा अपेक्षा थी कि बॉम्बे में ये हो जाएगा, सॉरी बेंगलोर में होगा। तो जो बेंगलोर में बैठक हुई उसमें संयोजक की तो कोई चर्चा हुई नहीं, इस गठबंधन के नाम की चर्चा हुई। उसमें भी आपने खबरों में देखा होगा कि सब लोग सहमत थे। जो नाम नीतीश कुमार ने सजेस्ट किया उस पर कोई सहमत नहीं हुआ। नीतीश कुमार एकमात्र बड़े लीडर थे जो इंडिया नाम से सहमत नहीं थे, तो वहां पर भी उनकी नहीं चली। तीसरी बार जब वो बॉम्बे में बैठक हुई, आपको जदयू वाले नहीं बताएंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि इंडिया वो बैठक में जो लोग बैठते हैं वो सब सीधे तौर से हमसे जुड़े हुए लोग हैं। तो तीसरी बैठक में नीतीश कुमार एजेंडा लेकर गए थे कि कास्ट बेस्ड सेंसस को इंडिया का मेन एजेंडा बनाया जाए। उसको भी इंडिया के सभी साथी गठबंधन दलों ने मुख्य मुद्दे के तौर पर नहीं स्वीकार किया। तो तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को, वो चाहे आपको कुछ भी कहे, मैं आपको जो फैक्ट है वो बता रहा हूं कि तीनों बैठकों में नीतीश कुमार को जैसी अपेक्षा थी वो तो उनको मिल नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि भाई आपकी जब अपनी राजनीतिक ताकत है नहीं, आपकी अपनी कोई राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है नहीं। अभी साल भर पहले तक तो आप भाजपा का झंडा लेकर घूम रहे थे। 18 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें करीब करीब 14 साल तो खुद भाजपा के साथ गठबंधन में मुख्यमंत्री रहे। तो उस विषय पर आपको कोई आपकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। बिहार में शासन व्यवस्था को लेकर पूरा देश जानता है कि पूरे देश में 18 बरस के आपके शासन के बावजूद आज बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो आपका गवर्नेंस का कोई मॉडल है नहीं, राजनीतिक चीज है नहीं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी पार्टी की उतनी ताकत है नहीं। आप 42 विधायकों वाली पार्टी हैं,
बिहार को अपने राज्य में आप नहीं, आपकी जगह है तो आपको बाहर का नेता क्यों मानेगा? अगर आप इंडिया गठबंधन को देखेंगे तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी दल है, दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है। अब उन सारे दलों को दरकिनार करके कोई नीतीश कुमार को क्यों अपना संयोजक और नेता बना लेगा? ये तो लॉजिक की बात है, समझने की बात है। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी अपेक्षा इससे बड़ी है तो आपको निराशा हाथ लगेगी। और वही आपको दिख रहा है कि जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं कि कल बैठक में वो लोग गए नहीं, तो ये तो जदयू को जवाब देना चाहिए था कि भाई कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक थी और उसमें आपके पार्टी के अध्यक्ष को शिरकत करना था, तो क्यों नहीं किए? उन्होंने कोई वक्तव्य तो जारी नहीं किया। जैसे तृणमूल से अभिषेक बनर्जी को उसमें जाना था, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल ने बयान जारी करके बताया कि हमको ईडी से नोटिस है, हमको उसमें शामिल होना है, इसलिए हम बैठक में नहीं आ रहे। लेकिन जदयू ने कोई बयान जारी नहीं किया, बल्कि एक खबर कल छपी है जदयू के नेता के हवाले से कि हम लोग को जैसी अपेक्षा थी वैसी हमको पूछ नहीं हो रही है। तो मिला जुला के लोगों को ये तो दिख ही रहा है और नीतीश कुमार को भी ये दिख रहा है। इसीलिए उनका उत्साह और उनका भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट इंडिया में आपको उत्तरोत्तर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ये बढ़ने के बजाय उनकी भूमिका इसमें कम होती जाएगी। ये मेरा अपना राजनीतिक आकलन है। अगर गलत होगा तो आप भी यही बैठे देखेंगे, लेकिन जितनी राजनीति मैं समझता हूँ ऐसी कोई संभावना मैं नहीं देखता हूँ कि इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार की कोई बहुत बड़ी भूमिका आगे आने वाले दिनों में हो जाए, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। मामले में एक बार फिर लालू यूनिवर्सिटी बढ़ गई है, सीबीआई को केंद्र से अनुमति मिल गई है, क्या फिर लालू एक बार चल जाएगा? भाई देखिए, कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा ये तो इस पर केस है वो बता सकता है और केंद्र सरकार बता सकती है। लालू जी जिन मामलों में उन पर केस हुआ है या जिन उनकी सजा हुई है वो आज का केस नहीं है, वो तो 30 बरस से ज्यादा का केस है। उस पर बजाबता हर जगह हर तरह की न्याय प्रक्रिया और जांच की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद न्यायालयों ने उनको सजा दी। न्यायालयों ने ही उनको राहत दी कि हेल्थ के ग्राउंड पर उनको बाहर निकलने की इजाजत मिली है। तो न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें अगर आपने गलती किया है तो देश के न्याय व्यवस्था के तहत आपको सजा मिलेगी। इसमें हल्ला मचाने की कोई जरूरत तो है नहीं। अब स्वाभाविक तौर पर जिसको कष्ट होगा, जो पकड़ा जाएगा वो चिल्लाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई आज का मामला है कि इसमें ये कहा जाए कि सीबीआई उन पर कोई दबाव बना रही है। ये तो 30 साल का मामला है और इस 30 साल में सीबीआई कई बार उन सरकारों के भी अधीन रही है जिसके लालू जी स्वयं के हिस्सा थे। ऐसा तो आप कह नहीं सकते हैं कि भाई सीबीआई बायस्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आपने गलती किया है तो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो आपको फेस करना पड़ेगा। हम गलती करेंगे तो हमको भी फेस करना पड़ेगा, लालू जी करेंगे तो उनको भी फेस करना पड़ेगा। बिहार अपराध के आरोप में और इसी में लोग जीवन यापन कर रहे हैं और इसमें सरकार की जो भूमिका है, सरकार आपकी नज़र में कितना सफल है, कितना विफल है? देखिए, जहाँ तक बिहार में कानून व्यवस्था का सवाल है तो जब महागठबंधन बना था तब से ये सुगबुगाहट और ये चर्चा या लोगों के मन में डर था कि महागठबंधन के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति महागठबंधन के बाद बनने के बाद बिगड़ी, ऐसी बात नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है 2017 से और उसका एक मूल कारण है शराबबंदी। पहला जो कारण है वो है शराबबंदी। शराबबंदी की वजह से प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का एक बड़ा हिस्सा अपना रूटीन लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर सिर्फ इस बात में लग गया कि शराबबंदी को लागू किया जाए, शराबबंदी को छुपाया जाए, शराबबंदी से कमाया जाए। तो प्रशासन का एक बड़ा तंत्र जब शराब और उससे जुड़े हुए कारोबार में लग गया तो उससे कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़नी शुरू हुई। दूसरा, जब बालू माफिया का एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले 5-7 सालों में उत्तरोत्तर बालू माफिया का प्रभाव जमीनी स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो ये जो दो, शराब माफिया और बालू माफिया का जो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ा, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़नी शुरू हुई। प्रशासन का ध्यान रूटीन लॉ, सामान्य लॉ एंड ऑर्डर के बजाय बालू और शराब के काम पर ज्यादा है। इसमें नया मोड़ तब आया जब महागठबंधन बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को क्या शंका थी, क्योंकि आरजेडी का जो इतिहास रहा है, ये लोग जब भी सरकार में आए हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ी है।
इसी राज्य में आरजेडी के 15 साल का वो दौर देखा है जिसमें बिहार में शासन को जंगल राज बताया गया। तो आरजेडी के आने के बाद जो शक था, जो डर था लोगों का, वो धीरे धीरे चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। मैं अक्टूबर से मैंने चलना शुरू किया, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी तक लोग ये बताते मिले रास्ते में कि देखिए महागठबंधन बना है, कहीं कानून व्यवस्था गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फरवरी के बाद मैं इसमें बिल्कुल परिवर्तन देख रहा हूँ। हर दिन लोग अब ये मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिहार में बहुत तेजी से बिगड़ी है। अपहरण, डकैती, लूटमार बहुत तेजी से बिगड़ा है। और इसकी वजह यह है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनका जो अपना राजनीति का या प्रशासन को चलाने की उनकी जो शैली है, उनका जो विचारधारा है, उनका क्रियाकलाप है, उसको इस राज्य के लोगों ने 2-3 दशकों से देखा है। उनके शासन में रहते हुए आप अच्छे कानून व्यवस्था की बात सोच ही नहीं सकते हैं। और वही चीज हो रहा है, जो लोगों का डर था वो जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं आपको 2 बात जो बता रहा हूं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी शराबबंदी और बढ़ते हुए बालू माफिया और उससे जुड़े हुए लोगों की वजह से। प्रशासन का ध्यान शराबबंदी और बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोगों पर है। और साथ साथ जो अब नया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार है, इस सरकार में वैसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखना अपने लिए शान और अपनी ताकत का प्रदर्शन मानते हैं। और वही कहीं ना कहीं तीनों चीजों के मिश्रण से आपको कानून व्यवस्था बिगड़ती दिख रही है। और इन सब के बीच में जो आपके होम मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को उसकी अपनी किस्मत के हवाले छोड़कर एक तरीके से तिलांजलि दे दी है कि जिसको जैसे जीना है जिंदा रहिए, जिसको जो करना है कीजिए, मुझे मेरी कुर्सी प्यारी है, मुझे अपनी कुर्सी बची रहे, बिहार की जनता का जो होना है वो होता रहे। जेडीयू वाले का कहना है कि प्रशांत किशोर का अपना कोई अस्तित्व नहीं, वो बेवजह नीतीश कुमार पर कीचड़ उछालते हैं। नहीं, ठीक बात है, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है और इसके लिए तो हमने तो कहीं दावा किया नहीं कि मेरा कोई बहुत बड़ा अस्तित्व है। मैं तो बहुत बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ और मैंने कोई दल बनाया नहीं है। जदयू तो बहुत बड़ी पार्टी है, जदयू में बड़े बड़े लीडर हैं। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ और पिछले 1 साल से 10, 20, 25, 50 लोगों के साथ गांव-गांव पैदल चल रहा हूँ। जो देख रहा हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ, जो लोगों से सुन रहा हूँ, उसके आधार पर बिहार की जो एक परिस्थिति है उस पर मैं अपना मंतव्य रख रहा हूँ। इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके लिए प्रयास की दिशा में अपना कंधा लगाना चाहता हूँ। ना हम सरकार में हैं, ना हम विपक्ष में हैं, हम कोई राजनीतिक दल है नहीं, तो हमारा अस्तित्व तो कुछ नहीं है। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं और भगवान ने जो भी हमको थोड़ी बहुत शक्ति बुद्धि दी है वो मैं लगाना चाहता हूं कि बिहार की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। जदयू का अस्तित्व बहुत बड़ा है, वो लोग शासन व्यवस्था में हैं, उनके बड़े बड़े लीडर हैं, तो उन पर यह जिम्मेवारी है कि बिहार की जनता की स्थिति को सुधारें। इस बात का जवाब दें कि 18 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है कि नहीं है। आज 18 वर्ष के उनके सुशासन के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला, भुखमरी वाला राज्य है कि नहीं। और अगर है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं नहीं कहते हैं इसका तो कोई महत्व नहीं है। सर, कुछ न्यूज चैनल अंदाजा लगा रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज एक पार्टी का रूप ले सकती है। भाई देखिए, जब मैंने ये अभियान शुरू किया तभी बताया कि इस अभियान का परिणाम एक ये होगा कि बिहार में एक नया दल, नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास के जरिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी। तो ये बात कोई अनुमान लगाने की नहीं, ये तो होना ही है। लेकिन वो कब होगा ये ना मैं जानता हूँ, ना अनुमान लगाने वाले जानते हैं। इसकी वजह ये है कि इस पूरी पदयात्रा में कोई किलोमीटर फिक्स नहीं है, कोई दिन और समय निश्चित नहीं है। हमें पूरे बिहार में जाना है। मेरा शुरुआती अनुमान था कि इसको 1-1.5 साल में कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी 11 साढ़े 11 महीना हो गया और मैं करीब 40% बिहार ही घूम पाया और मुझे कोई जल्दी है नहीं, चाहे 1 वर्ष और लग जाए, मुझे जाना हर जगह है। मुझे इस काम को जितनी ईमानदारी और शुद्धता से किया जा सकता है वो करना है। बाकी उसके बाद जो लोग इससे जुड़ेंगे, मेरा अपना विश्वास है कि उनमें ये क्षमता, उनमें वो बुद्धि शक्ति है, तो वो लोग मिलकर निर्णय लें कि इसको दल कब बनाना है, कैसे बनाना है, उसका
संविधान क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसकी प्राथमिकता क्या होगी, उसके नेता कौन होंगे। दल निश्चित बनना है, लेकिन कब बनना है और किस भूमिका में बनना है, इसका निर्णय तो लोग ही करेंगे। और वो लोग तब कर सकते हैं जब मैंने अपनी पदयात्रा कम से कम आधी बिहार या उससे ज्यादा कर लिया हो। जहां तक एक ही जो शुरुआती दिन से और आज में एक ही फर्क आया है, वो फर्क ये है कि चूंकि इतना समय लग रहा है तो लोगों ने ये कहा कि जो जिले और प्रखंड जहां पदयात्रा हो गई वहां पर हम लोग इसका संगठनात्मक स्वरूप बना दें। तो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि शुरुआत में दिमाग में था कि हर प्रखंड से 20 आदमी रहेगा तो कोई संगठन बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2-2.5 हजार अगर हर प्रखंड से लोग हो गए तो एक जिले में 50,000 60,000 लोग हो जाते हैं। तो वो लोग आपस में मिलते जुलते रहें, जन स्वराज की सोच को लेकर आगे बढ़ें। इसके लिए हर जिले में एक संगठनात्मक स्वरूप डिस्ट्रिक्ट और प्रखंड पंचायत के स्तर पर बना दिया जाता है। पदयात्रा खत्म होगी तो मुजफ्फरपुर में भी बना देंगे। वो लोग स्वतंत्र हैं ये निर्णय लेने के लिए कि आगे उनको क्या करना है राजनीतिक तौर पर। जैसा आपने देखा शुरुआती 5 जिलों में जहां पदयात्रा हुई वहां पर जो जन स्वराज से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने तय किया कि भैया हम लोग को शिक्षकों के एमएलसी में चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक स्थानीय नागरिक को चुना गया, उसको निर्दलीय के तौर पर खड़ा किया गया और जन स्वराज के साथियों की मदद से वो आदमी चुनाव जीत कर आया। उसके लिए तो कोई संसारण नहीं, उसके लिए कोई पार्टी नहीं बनाई गई। तो ये जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिले प्रखंड और पंचायत के स्तर पर, उनके सलाह मशवरा से सब लोग मिलकर जो निर्णय लेंगे वो किया जाएगा। 2 अक्टूबर को कोई पार्टी का अनाउंसमेंट है कि नहीं है, इस पर मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता। विरोधी पार्टियों के लोग जन स्वराज को भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। नहीं, देखिए स्वाभाविक है जब यहाँ जो 2 धाराएं हैं, जो 2 दल हैं, एक भाजपा और एक महागठबंधन, इन दलों को वर्षों से मुफ्त का वोट लेने का आदत लग गया है। भाजपा को लालू जी का डर दिखाकर वोट लेने की आदत पड़ी हुई है। लालू जी को भाजपा का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेने का आदत पड़ा हुआ है। और ये लोग जानते हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, ये जानते हैं कि जनता इनसे नाराज है, लेकिन अंततोगत्वा जनता मजबूरी में लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देगी, इसी से इनकी दुकान चलती है। तो स्वाभाविक तौर पर कोई अगर तीसरा प्रयास हो, वो चाहे प्रशांत किशोर करे, आप करे, समाज करे, तो जो मुफ्त में जिसको रोटी खाने की आदत लग गई है बिना काम किए हुए, उसको तो परेशानी होगी। तो नीतीश कुमार के पार्टी वाले बताएंगे, आरजेडी वाले, महागठबंधन वाले बताएंगे कि हम भाजपा के बी टीम है, और भाजपा वालों से जाकर पूछिएगा तो वो बताएगा कि ये नीतीश कुमार के बी टीम है। और कुछ लोग ये भी बताएंगे कि नहीं ये कांग्रेस का काम कर रहे हैं। तो हमको तो पता ही नहीं है कि ये बताइए कि जो लोग सो कॉल्ड ए टीम है, भाजपा का और महागठबंधन का एक आदमी गांव देहात में चल नहीं रहा है, और बी टीम का आदमी अपना घर परिवार छोड़कर साढ़े 11 महीना से गांव-गांव पैदल चल रहा है। तो ये तो उल्टी गंगा आप लोग बहा रहे हैं। जो मुख्य पार्टी है वो जमीन पर नहीं है, हम 11.5 महीना से घर नहीं गए हैं, तो हम बी टीम हो गए। तो हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सत्य की एक अपनी ताकत है, हमारी जो सोच है हम उसको लेकर चल रहे हैं। कई लोगों को, पत्रकार बंधुओं को भी जब मैंने पिछले साल मई में कहा कि अब मैं बिहार में ही रहूंगा और 2 अक्टूबर से पदयात्रा करूंगा, तो कई पत्रकार बंधुओं ने, समीक्षकों ने कहा कि अरे भाई ये तो आज आए हैं, ये देश विदेश में सब पार्टियों का काम करते हैं, बिहार में कितना दिन टिकेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 2 मई 2022 के बाद से मैं लगातार बिहार में ही हूँ। किसी दूसरे दल, किसी पार्टी, किसी राज्य में कोई काम नहीं करता हूँ, और बिहार में किसी भी नेता और दल ने न प्रयास किया हो उतना बड़ा प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर जाकर कर रहे हैं। तो ये तो समाज को, आपको और लोगों को देखना है। अगर हमारी बात में, हमारे विचार में सच्चाई है तो अपने आप लोगों को दिखेगा। कोई भी काम आप जब शुरू करते हैं तो पहले दिन से हर व्यक्ति तो आपकी बात मान नहीं लेगा। लोगों का मानना कि भाई इनमें ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। 11 महीने से आप पद यात्रा कर रहे हैं, इस पद यात्रा पर फंडिंग का क्या मामला है? फंडिंग कहाँ से होता है जो इतना खर्च हो रहा है? मेरे भाई, आप पत्रकार हैं, बहुत दिनों से पत्रकारिता कर रहे होंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, लेकिन मेरा आपसे एक सुझाव जरूर होगा
कि बिहार में पत्रकार होने के नाते अगली बार जब आप जदयू और आरजेडी के नेताओं से मिले तो कृपा करके इतनी हिम्मत जरूर रखिएगा कि पूछिएगा कि आरजेडी की फंडिंग कहाँ से होती है, जदयू की फंडिंग कहाँ से होती है, तेजस्वी यादव अपना बर्थडे प्राइवेट प्लेन में कैसे मनाते हैं, वो पैसा कौन देता है। जहाँ तक हमारी फंडिंग की बात है तो इस बात को हमने कम से कम 200 बार बताया। जो हमने 10 साल काम किया जो पब्लिक जानती है, हमने कोई चोरी बदमाशी की नहीं, कोई ठेकेदारी किया नहीं, कोई भ्रष्टाचार किया नहीं। भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि दी है उसी के आधार पर परिश्रम करके मेहनत करके देश भर में कई लोगों को, कई पार्टियों को, दलों को हमने जिताने में, उनकी पार्टी को, उनकी सरकार के बनने में मदद की। उस दौरान आज भी देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां वो लोग सरकार चला रहे हैं जिनके सरकार में चुनकर आने में हमने कंधा लगाया है, मदद किया है। स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की देश में जो जिनका प्रशांत किशोर के काम पर विश्वास है, जिन्होंने हमें बंगाल में काम करते हुए देखा है, जिन्होंने हमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में काम करते हुए देखा है। उनको ये विश्वास है कि ये आदमी अगर कुछ कर रहा है तो अच्छा ही करेगा और इसमें सफलता मिलने की संभावना है। तो जब ऐसे लोगों का आप पर विश्वास है तो वो उन लोगों से मदद ली जा रही है। उन 6 राज्यों में जिन लोगों की मदद मैंने की है, या जो लोग उन पार्टियों की मदद करते हैं जिनकी मैंने मदद की है, उन लोगों से मदद ली जा रही है। मदद क्यों ली जा रही है? इसलिए नहीं कि ये खर्चा है, इसलिए मदद ली जा रही है कि बिहार में जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो किसी भी बिहार के आदमी से पैसा लेकर न किया जाए, ताकि यहाँ पर कोई गलत आदमी आकर हम पर ये दबाव नहीं बना सके कि हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे तरीके से ही आपको चलना पड़ेगा। इस पूरे अभियान में 11.5 महीने से हम लोग चल रहे हैं। आज तक कोई ये कह नहीं सकता है कि किसी ने 1 कप चाय भी पिलाया है या मैंने किसी से कोई रुपया लिया है। अगर जो लोग पैसा दे भी रहे हैं बिहार में, वो नेट के माध्यम से दम सुराज में आप बैंक के जरिए ही 500 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, वही लोग देते हैं। कोई भी आदमी 1 रुपया यहाँ आकर नगद पैसा दे नहीं सकता है, ना मैं पैसा लेता हूँ, ना उसकी कोई जरूरत है। तो ये जो व्यवस्था हम बना रहे हैं, इसकी फंडिंग मेरे 10 साल के जो मैंने काम किए हैं उसके आधार पर, जो मेरी विश्वसनीयता है उसके आधार पर लोगों के द्वारा मदद की जा रही है, उससे की जा रही है। सर, आपने कहा है कि सबसे मेरा आदर्श, मैंने ये नहीं कहा कि सबसे मेरा आदर्श है, ये तो सत्य की एक अपनी ताकत है। आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाए। आप गांधी के आदर्शों को अपना आदर्श मानकर 2 अक्टूबर से पद यात्रा की आपने शुरुआत की। 2 अक्टूबर जो अभी आ रहा है तो नया कार्यक्रम या भव्य कार्यक्रम नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा गांधी जी के प्रेरणा स्रोत मानकर ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गांधी जी जैसी मेरी क्षमता है या उस तरह की बात को फॉलो करने की मेरी क्षमता है। गांधी जी को और उनके बताए हुए रास्ते को आदर्श मानकर इस काम को शुरू किया है। मैंने ये भी बताया कि इसमें कोई दिन और समय उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपने गांधी को पढ़ा, देखा, समझा होगा, गांधी जी चंपारण आए, वो तो कुछ दिन के लिए आए थे लेकिन 1.5 बरस रह गए। गांधी जी ने ये तय नहीं किया था कि हम चंपारण जा रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, कितने दिन में करेंगे और क्या हमको परिणाम मिलेगा। उन्होंने आकर ईमानदारी से उस काम को किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि आंदोलन भले चंपारण में हुआ, सफलता चंपारण आंदोलन को मिली, लेकिन वो इतनी बड़ी उससे ऊर्जा पैदा हुई, इतना बड़ा विश्वास पूरे देश में पैदा हुआ कि कुछ वर्षों के बाद जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस का आंदोलन किया तो सिविल डिसोबीडियंस पूरे देश में सविनय अवज्ञा इसलिए हो पाया क्योंकि गांधी जी ने चंपारण में 1.5 बरस में वो काम करके दिखाया था। एक नया मंत्र, एक नया तरीका समाज को बता दिया कि कैसे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा सकती है और कैसे उसको जीता जा सकता है। अगर चंपारण नहीं हुआ होता तो शायद सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस में जिस तरह की सफलता मिली या देशव्यापी जो माहौल बना वो नहीं बन सकता। तो अगर मैं गांधी के पद चिन्हों की बात कर रहा हूँ, उनसे प्रेरणा की बात कर रहा हूँ, तो उस प्रेरणा में ही ये शामिल है कि लक्ष्य जरूरी है, रास्ता सही है ये जरूरी है, रास्ता कितना लंबा है, अब कौन वहाँ माइलस्टोन है
कहाँ पर आकर आपको कार्यक्रम करना है और घोषणा करनी है कि हम 5000 किलोमीटर चल लिए, 1 साल पूरा कर लिए, उस बात का कोई महत्व नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारा 1000 किलोमीटर कब पूरा हो गया, हमने कभी नहीं कहा कि 2000 किलोमीटर मेरा कब हुआ। उन चीजों का यहाँ कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है और व्यवस्था को बनाने के लिए समाज की मदद लेकर बनानी है। समाज को जाकर समझना है, उनको समझाना है कि अगर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है, अपने और अपने बच्चों की स्थिति सुधारनी है, तो नेताओं के विचारधारा के दलों के दलदल से बाहर निकल के आपको अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना होगा, उसके लिए लगना होगा, उसके लिए वोट करना होगा। यही प्रयास है, यही अभियान है। जिसको समझ में आए तो बहुत अच्छा है, और जिसको नहीं समझ में आए तो भी कोई शिकायत नहीं। 6 स्टेट में आपकी मदद से सरकार बनी है, उन 6 स्टेट में कोई भाजपा शासित कोई सरकार बनी है? या आप जब पत्रकारिता करते हैं तो इतना काम तो आपको करके आना चाहिए। बंगाल में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तेलंगाना में तो भाजपा की सरकार नहीं है, आंध्रा में तो भाजपा की सरकार नहीं है, तमिलनाडु में भाजपा की सरकार नहीं है। तो इतना काम तो आपको खुद समझ के आना चाहिए कि वहाँ भाजपा की सरकार है कि नहीं है। कैंपेन कैसे करना है इसमें मदद करते हैं, चुनाव कैसे लड़ना है इसमें मदद करते हैं। तो ये काम हम जदयू के लिए कर सकते हैं, भाजपा के लिए कर सकते हैं, टीएमसी के लिए कर सकते हैं। तो अगर लोग मिल के जन स्वराज बनाएंगे तो जन स्वराज के लिए भी कर सकते हैं। सर एक लास्ट पूछा है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जन स्वराज का समर्थन, फिर वही बात आप घुमा के वही बात पूछ रहे हैं। जब मैंने कहा इसमें जो भी निर्णय है वो निर्णय ये लोग जन स्वराज से जुड़े हैं वो बैठ लेंगे, जब लेंगे तो आपको बताया जाएगा। साथ ही बिहार हर पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।